बताइए। आज पेपर है ना 15/8/2018 का प्रथम पाली का है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? बताइए। ये था मोहम्मद बिन कासिम। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था। क्वेश्चन नंबर 1 है ना कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। क्या बोल रहे हैं? बोले पीडीएफ भेजिए ना। पीडीएफ भेजे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है। बोल रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 में सिंध पर विजय पाई थी। ठीक है। उस समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। ठीक है, दाहिर। तो बताइए कि मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, कब जो है सिंध पर विजय पाया था? तो क्या होगा? 712 में विजय पाया था ना। बैठ के पढ़िए, ठीक है ना, सो के नहीं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 में सिंध पर विजय पाई थी। उसमें सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। ठीक है, दाहिर याद रखिएगा। आगे बोल रहा है कि दूसरा पॉइंट है कि यूनानी शासक मकदूनियाई शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग 326 ईसा पूर्व में किया था। यूनानी शासक मकदूनिया जो शासक था ना, उस सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग कितना ईस्वी पूर्व में किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। आगे बोल रहा है कि महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। तो महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? प्रथम का जब बात करें तो 1000 में किया था। महमूद गजनी जब बोले पूछेगा कि भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था, तो 1000 ईस्वी में किया था। आगे बोल रहा है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनी भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1398 में। ठीक है। तो तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। आगे बोल रहा है स्कंद गुप्त। ठीक है। स्कंद गुप्त के शासनकाल में ये 457 ईस्वी में हुनों का आक्रमण हुआ था। तो स्कंद गुप्त शासनकाल में हुनों का आक्रमण कब हुआ था? 457 ईस्वी में। हाँ, स्कंदगुप्त के शासनकाल में 457 ईस्वी में हुनों का आक्रमण हुआ था। ठीक है। आगे बोल रहा है मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। तो बताया कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया था? 1175 में किया था, मुल्तान के विरुद्ध किया था। हाँ, मोहम्मद गौरी जो था ना, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। ठीक है। आगे बोल रहा है कि मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ था। तो मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ था? 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ था। हाँ, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो था ना 1178 में पाटन गुजरात में। जब पहला आक्रमण का बात करें कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 में किया था। जब मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण का बात करें तो 1178 में किया था, मतलब 3 साल जस्ट बाद किया था। और यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित किया था। ठीक है। आगे बोल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। तो मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुईदुद्दीन चिश्ती का दरगाह पर गया था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुईदुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे गया था। ठीक है। आगे बोल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। क्वेश्चन पूछेगा ना कि वह कौन शासक था, तुगलक शासक था जो अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और इसका नाम दौलताबाद रखा था। तो कौन सा शासक था? क्या? मोहम्मद बिन तुगलक है। कि बाबर, नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। बाबर जो था ना, वो मुगल वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? क्या होगा? 1869 में। हाँ, महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था ना 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म, इसका आंसर होगा बी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। सबको पता है
आगे बोल रहा है गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? गांधी जी 9 जनवरी 1915 से अफ्रीका से भारत वापस। हाँ, गांधी जी जो थे ना 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछेगा ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को किस सत्याग्रह के दौरान कौन सी उपाधि दिया था, तो क्या होगा? महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। आगे बोल रहा है गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गांधी जी। और गांधी जी का पुस्तक का नाम क्या था? हिंद स्वराज नवजीवन यंग इंडिया। यंग इंडिया नवजीवन हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की पुस्तक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? क्यों किया था नष्ट? महमूद गजनवी ने किया था। ठीक है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पे हुआ था। तो महमूद गजनवी का चर्चित जो आक्रमण था ना 1025 पे कौन सा मंदिर पे था? तो सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। किसको? महमूद गजनवी को। आगे बोल रहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये तो अभी पढ़े हैं। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक महमूद ने आक्रमण किया था। तो सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक पे महमूद ने आक्रमण किया था। जब सोमनाथ मंदिर जब रक्षा कर रहे थे तो ये आक्रमण किया था, महमूद ने आक्रमण किया था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? गुलाम वंश का जो स्थापना हुआ था ना 1206 में हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था वो कितना से था? 1206 से 1210 था, याद रखिएगा। आगे बोल रहा है वह गौरी का गुलाम था। ठीक है, ये किसका गुलाम था? तो गौरी का जो है ना, हाँ बोलिए लिखा गया है। हिंद स्वराज 1909 में लिखा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और उसके बाद है आपको नवजीवन है ना। हाँ हाँ, नवजीवन 1919 में 7 सितंबर 1919 में लिखा गया नवजीवन। और यंग इंडिया 1921। हाँ, यंग इंडिया नहीं। चलिए ठीक है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? बताइए। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो ये था ना हुएनसोंग था। ह से हर्षवर्धन, ह से हुएनसोंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुएनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने भारत बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के ले जाने के लिए आया था। ठीक है, इसी के लिए आया था वो। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की पुस्तक नामक प्रसिद्ध में मिलता है। इसका भ्रमण जो है ना वृत्तांत सीयू की नामक से प्रसिद्ध में मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज धर्म तथा राजनीति एवं भारतीय संस्कार के बारे में वर्णन किया गया है। इसने हर्षकालीन समाज धर्म तथा राजनीति एवं भारतीय संस्कार के बारे में वर्णन किया गया है सियूकी में। ठीक है, आगे बोल रहा है कि फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। तो यह फाहियान किसके दरबार में आया था? चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। हाँ, तो फाहियान जो आया था ना वह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला इत सिंह के बारे में बोल रहा है ना कि यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। तो इत सिंह कब भारत आया था? इसने किसका वर्णन किया था, किस विश्वविद्यालय का? हाँ, इत सिंह जो था ना यह 7वीं शताब्दी में भारत आया और तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन बताइए तो कि पुरंदर की संधि कब संपन्न हुई थी? पुरंदर की संधि कब संपन्न हुआ था? बताते हैं पुरंदर की संधि। कंफर्म नहीं बताइए कब हुआ था। शुरुआत कब हुआ था, समाप्त कब हुई थी? 1665 में पुरंदर की संधि हुआ था। संपन्न मतलब समाप्त कब हो गया था?
अरे नहीं पता है समाप्त कब हुआ था, कब हुआ था बताइए। 1776। 1776, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, क्या होगा? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। और पूर्ण स्वराज हमारा, पूर्ण स्वराज आराम हराम है के नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज आराम हराम है किस नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो किसने दिया था? महात्मा गांधी। करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों शासन के ताबूत की कील साबित होगी किसने बोला था? लाला लाजपत राय। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील होगी साबित होगी, लाला लाजपत राय ने बोला था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किस नारा किसने बोला था, किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। अब आगे आइए पेज नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बताइए कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू कहा जाता है। हाँ, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है। आगे बोल रहा है कि भारत की बुलबुल जो है सरोजिनी नायडू कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। तो याद रखिए, भारत की बुलबुल का बात करें तो सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। आइए भारत में की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। अरुणा असफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? अरुणा असफ अली। हाँ, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? अरुणा असफ अली थी। श्वेता कृपलानी का बात करें, उत्तर प्रदेश में यह भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी और कहाँ की थी, कहाँ की बनी थी? वो उत्तर प्रदेश की बनी थी ना, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है ना यूपी में, यह भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन कितने बार बनी थी? एक ही बार बना होगा ना? एक बार की 4 बार बनी थी। याद है? याद है 4 बार। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। और वह मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हाँ, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। तो पूछेगा ना कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था, तो क्या होगा? जस्टिन ने कहा था। जस्टिन ने। हाँ, जस्टिन ने कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, ठीक है। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी ग्रीवर राजगिरी थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? उसमें अध्यक्ष कौन थे? शासनकाल किसका था, बताइए। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष सभा कामी थे। हाँ, द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष सभा कामी थे। शासनकाल किसका था? तो काला अशोक का था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, उस समय अध्यक्ष सभा कामी थे। शासनकाल काला अशोक का था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे, उनको बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर है 8, राजतरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया हुआ है कौन सा है? कश्मीर है। राजतरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया हुआ वह राज्य कौन सा है? तो कश्मीर है। राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। अगला है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदर था। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहदर था। और आगे बोल रहा है कलिंग पूर्व भारत में गंगा से गोदावरी तक विस्तृत शक्तिशाली साम्राज्य था। तो कलिंग क्या था? कलिंग की बात करें तो कलिंग पूर्व भारत में गंगा से गोदावरी तक विस्तृत शक्तिशाली साम्राज्य था।
कलिंग जो था ना, कलिंग पूर्व भारत में गंगा से गोदावरी तक विस्तृत एक शक्तिशाली साम्राज्य था। अगला है कौशल। कौशल जो है ना, प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। तो बताइए कौशल की मतलब कौशल प्राचीन भारत के कितने महाजनपदों में एक था? इसकी प्रथम राजधानी कहाँ थी, दूसरी राजधानी कहाँ थी कौशल की? हाँ, तो कौशल का जो है ना, कौशल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या, दूसरी राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, आगे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मुगल वंश की स्थापना, हाँ बोलिए। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी, कब हुआ था बताइए? 1526 ईस्वी में। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 में हुआ था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, अभी पढ़े ऊपर में। इसकी स्थापना 1526 में हुआ था। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, इसकी स्थापना 1526 में बाबर किया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। तो सबको पता है थी डेट, लेकिन स्मॉल डेट याद रखिएगा कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। हाँ, 21 अप्रैल को जो है ना, 21 अप्रैल कौन सा दिवस मनाते हैं? सिविल सर्विसेज डे। हाँ, उसी दिन जो है ना पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का विजय रहा था। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। ठीक है, आगे आइए। आगे बोल रहा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ, इसमें विजय कौन रहा था बताइए? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सागर के बीच हुई थी, जिससे बाबर विजयी हुई थी। हाँ, खानवा का युद्ध जो है ना, ये 17 मार्च 1527 को हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था, बाबर और राणा सागर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ही विजयी रहा था। अगला है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में मेदनी राय एवं बाबर के बीच हुई थी। हाँ, तो याद रखिए ना, चंदेरी का युद्ध जो है ना 29 जनवरी 1528 को हुआ था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर क्या था? विजयी रहा था। ठीक है, पहला पानीपत का, दूसरा पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, बाबर घर गया, बाबर मर गया। पहले पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का, फिर बाबर मर जाता 30 में। ठीक है, आगे घाघरा का युद्ध बोल रहा है 6 मई 1529 को अफगान एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर क्या था? सब में बाबर विजयी रहा था। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 को हुआ था और अफगान एवं बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, हाँ, तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को बाबर राणा सागर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय रहता है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था और घाघरा के युद्ध में अफगान एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय, सब में विजय बाबर रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, बताइएगा कि सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, कैमे गुरु थे? 10वें गुरु थे। हाँ, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कैमे गुरु थे? 10वें गुरु थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। सिख के कुल 10 गुरु हुए, जो निम्न है। पर बताइएगा कि गुरु नानक का जो है ना टाइम पीरियड कितना था और किसके प्रवर्तक थे? बताइए गुरु नानक का 1469 से 1539 सिख धर्म का प्रवर्तक। हाँ, गुरु नानक जो थे ना 1469 से 1539 का टाइम पीरियड था। सिख धर्म के प्रवर्तक बोलेगा तो कौन थे? गुरु नानक थे। सिख धर्म के प्रवर्तक बोलेगा तो गुरु नानक। अगला गुरु अंगद। गुरु अंगद का क्या है? गुरु अंगद का 1540 से 1552 है, गुरुमुखी लिपि के जनक थे। हाँ, तो पूछेगा ना कि गुरुमुखी लिपि के जनक किनको बोला जाता था, क्या होगा? गुरु अंगद को। गुरुमुखी लिपि का जनक किसको बोला जाता है? गुरु अंगद को। गुरु अंगद का जो था ना 1539 से 1552 था। अगला गुरु अमरदास बताइए, तीसरा गुरु थे सिख गुरु के, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास थे जो 1552 से 1574 ये गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किए थे। हाँ, तो गुरु अमरदास जो है ना इन्हें तीसरे सिख के जो है ना तीसरे गुरु थे, गुरु अमरदास। 1552 से 1574 गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किया था। किसने किया था? गुरु अमरदास ने किया था। गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किसने किया था? गुरु अमरदास ने किया था। गुरु अमरदास कैमे गुरु थे? गुरु अमरदास तीसरे गुरु थे। अगला चौथा गुरु बताइए, गुरु रामदास का बताइए। हाँ, उनका आवाज कट रहा है। गुरु
रामदास 1574 से 1581 अमृतसर के संस्थापक थे। हाँ, गुरु रामदास का जो है ना 1574 से 1581 अमृतसर के संस्थापक बात करें तो कौन होगा अमृतसर के संस्थापक? गुरु रामदास। ठीक है। राम चार भाई थे ना, तो राम जब भी बात याद है तो राम चौथा गुरु थे। राम, उसके पहले अमर थे तीसरा गुरु, अब आएगा पांचवा गुरु, तो कौन हो गया? अर्जुन देव। अर्जुन देव का बताइए। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ये स्वर्ण मंदिर का निर्माण किए थे गुरु अर्जुन देव। हाँ, गुरु अर्जुन देव थे ना, वो पांचवें गुरु थे। इनका 1581 1606 स्वर्ण। क्या बोले दिनकर जी? आपका आवाज कट रहा है। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? इसका रचना किसने? गुरु। हाँ हाँ, आदि ग्रंथ का गुरु अर्जुन देव ही किए थे ना। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ही किए थे ना। हाँ ठीक है, गुरु अर्जुन देव जो है ना 1581 1606 स्वर्ण मंदिर का निर्माण किए थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। अगला गुरु हरगोविंद जो छठे गुरु थे, बताइए गुरु हरगोविंद के बारे में। गुरु हरगोविंद से 1606 से 1645 ईस्वी अकाल तख्त की स्थापना किए थे। हाँ, गुरु हरगोविंद जो थे ना, वो हरगोविंद तो छठे गुरु थे। 1606 से 1645 तक इनका टाइम पीरियड था। अकाल तख्त की स्थापना का बात करें तो किसने किया था? तो गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। ठीक है। सातवां गुरु कौन थे? सातवां गुरु गुरु हरराय, ये 1645 से 1661 उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। हाँ, सातवां गुरु जो है ना गुरु हर राय थे। सातवां गुरु का बात करें तो गुरु हर राय थे। 1645 से 1661 उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था। किसने? गुरु हर राय ने लिया था। अगला गुरु हरकिशन बताइए। ये आठवां गुरु थे, गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन 1661 से 1664 अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु के गुरु हरकिशन। हाँ, राम जो थे ना चौथे गुरु थे। राम जब ठीक है, गुरु रामदास का बात करें चौथा, जब उसका दुगना कर दिया आठवां, तो गुरु हरकिशन। ठीक है, तो गुरु आठवां जो थे गुरु हरकिशन थे। 1661 1664 तक थे। अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु हुआ था गुरु हरकिशन का। ठीक है, इन्हीं का मृत्यु चेचक से हुआ था ना, गुरु हरकिशन का। हाँ, अगला है नौवां गुरु बताइए। गुरु तेग बहादुर। नवा गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का मुख्य विरोध किया एवं मुगलों का विरोध करतारपुर का युद्ध लड़ा। 1675 में औरंगजेब ने उसे फांसी दे दी। हाँ, गुरु तेग बहादुर जो थे ना 9 2 11 होना, भाग जाना। 9 होता 9 तो तेज भागना। तो ऐसे याद है, गुरु जब तेग का बात करें तो नौवां गुरु थे। 1664 1675 औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का मुख्य विरोध किया और एवं मुगलों के विरुद्ध करतारपुर का युद्ध लड़ा। और बताइए कि गुरु अर्जुन देव को फांसी कौन दिया था? औरंगजेब दिया था। नहीं, जहांगीर। अच्छा सॉरी, अर्जुन का बात करें। अर्जुन का जयदेव का, हाँ जहांगीर का। गुरु तेग का ये औरंगजेब दिया था। हाँ, गुरु तेग बहादुर का जो है ना 1664 1675 औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का मुख्य विरोध किया और एवं मुसलमानों के विरुद्ध करतारपुर में युद्ध लड़ा। आज 1675 में उसने औरंगजेब को फांसी दे दी। किसने दिया? औरंगजेब उसे फांसी दे दी। तो गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया था औरंगजेब 1675 में। अगला 10वां गुरु थे, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका बताइए। गुरु गोविंद सिंह थे, ये 1675 से 1708 ईस्वी। हाँ, गुरु गोविंद सिंह 1675 1708। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। बोल रहा कनिष्क राजा थे, कहाँ के, किस वंश के थे कनिष्क राजा? कनिष्क राजा थे ना, वो कुषाण वंश के थे। कनिष्क जो राजा थे एक कुषाण वंश के राजा थे। जो कनिष्क राजा थे एक कुषाण वंश के थे। कनिष्क कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक था। कनिष्क जो था कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। अब पूछेगा ना कि शक संवत किसने चलाया था, तो कनिष्क चलाया था 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में चलाया था, ना कि 78 ईस्वी पूर्व में। 78 ईस्वी में चलाया था। ठीक है, जब शक संवत आएगा 78 ईस्वी में, जब विक्रम संवत आएगा 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, छोटा वाला बड़ा में और बड़ा वाला छोटा में। उसने राजारोहण का तिथि है। अगला है कि शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति बोल रहा है। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर के वसुमित्र के अध्यक्षता में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति जो था ना, वो कनिष्क शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में वसुमित्र के अध्यक्षता में हुआ था। अब वासुदेव किस वंश का अंतिम शासक थे? वासुदेव का बात करें तो वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम
शासक था। वासुदेव जो था ना वो कुषाण वंश का अंतिम शासक था। वासुदेव जो था वो कुषाण वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश जो है ना, ये श्री गुप्त वंश का संस्थापक था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त। और मौर्य वंश जो है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो मौर्य राजवंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश का संस्थापक कौन थे? गोपाल। 750 ईस्वी में ना, 750 ईस्वी में पाल वंश का संस्थापक गोपाल ने पाल वंश का स्थापना किया था। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर था, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ यहाँ पर मनाया जाता है? कहाँ पर? सूफी संत जो है ना, अजमेर शरीफ। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर कहाँ पर मनाया जाता है? अजमेर शरीफ पे ना खुशी सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन का जो है ना उर्स मनाते हैं, ठीक है। अब इधर आइए। अगला बोल रहा है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्स अजमेर शरीफ पर मनाया जाता है या जो राजस्थान में स्थित है? उर्स जो है ना अजमेर कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अजमेर जो है हिंदू या मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। अजमेर क्या है? तो हिंदू मुसलमानों का ना तीर्थ स्थान है। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक अबू अहमद अब्दाल चिश्ती थे, लेकिन भारत में इनका प्रचार प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। इनका मुख्य केंद्र क्या था? अजमेर था, ठीक है। तो चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? अबू अहमद अब्दाल चिश्ती थे, लेकिन भारत में इसका प्रचार जो है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। उसका मुख्य केंद्र क्या था? अजमेर था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद हिंदी के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि प्रदान की थी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने, हाँ पेज भेज दीजिए। तो बोल रहा है ना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने कौन सा उपाधि दिया था? क्या होगा? सुल्तान उल हिंद की उपाधि दिया था। आगे बोल रहा है कि शेख हमउद्दीन नागौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन के चिश्ती के शिष्य थे। शेख हमउद्दीन नागौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे? शिष्य थे, ठीक है। अगला बोल रहा है फतेहपुर सिकरी। बोल रहा है फतेहपुर सिकरी एक नगर है जो मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया था। फतेहपुर सिकरी जो है ना, फतेहपुर सिकरी एक नगर है जो मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया था, ठीक है। फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया था? तो मुगल सम्राट अकबर ने बसाया था 1571 में फतेहपुर सिकरी को। आगे है बिहार शरीफ। भारत के बिहार राज्य में स्थित नगर है। बिहार शरीफ जो है ना भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिला में स्थित है बिहार शरीफ। अगला बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या था? उदनपुरी था, ठीक है। बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या था? उदनपुरी, जिसे उदनपुरी भी कहा जाता है, उदंतपुरी। आगे बोल रहा आगरा। आगरा जो है ना भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से यमुना नदी के तट पे स्थित एक नगर है। पता ही आगरा का ताजमहल। अगला 1504 में आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था। 1504 में आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगे बोल रहा है शाहजहां। शाहजहां ने आगरा मतलब उत्तर प्रदेश में ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो शाहजहां ने आगरा में क्या किया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है अशोक महान पुत्र था किसका? अशोक महान पुत्र था, अशोक महान पुत्र था ना बिंदुसार का था, ठीक है। अशोक जो महान पुत्र था वो बिंदुसार का था। अशोक के जो है ना अशोक महान पुत्र था बिंदुसार का। अशोक के पापा जी का नाम था बिंदुसार। अशोक महान बिंदुसार के पुत्र था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। तो दिव्यान दान के अनुसार तो अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी, ठीक है। अशोक ने 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठा था। तो अशोक जो है मगध की राजगद्दी पे कब बैठा था? हाँ अशोक जो है ना मगध की राजगद्दी पे 269 ईस्वी में बैठा था। राजगद्दी पे बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जब राजगद्दी पे जब अशोक बैठ रहा था उस समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का था। मतलब उसको ना उज्जैन बोलते हैं, ठीक है। पहले इसका नाम था अवंती, अब उज्जैन बोलते हैं। आगे बोल रहा है कि भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था। तो भाब्रू अभिलेख में अशोक ने क्या बताया था अपने आप को? स्वयं का मगध का राजा बताया था। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ना कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था? कौन सा अभिलेख होगा? भाब्रू अभिलेख होगा, ठीक है। भाब्रू अभिलेख। पुराणों में अशोक को अशोकावर्धन कहा गया था। अशोकावर्धन जो है ना किसमें कहा गया अशोक को? अशोकावर्धन
हाँ, पुराणों में अशोक को अशोकावर्धन कहा गया है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अशोक ने किया था, ठीक है। अशोक ने किया भारत में था। शिलालेख का जो प्रचलन है ना, सर्वप्रथम अशोक ने किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में बराही, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो अशोक के शिलालेखों में बराही, ठीक है, अशोक के शिलालेखों में बराही, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। रहेगा कि अशोक के शिलालेखों में किस किस लिपि का प्रयोग हुआ था, बताइए। अशोक का शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। अशोक के शिलालेखों में ना बराही, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था, ठीक है। आगे बोल रहा है बराही लिपि जो है ना बाएं से दाएं तथा खरोष्टी जो था ना दाएं से बाएं लिखी जाती। तो बताइएगा बराही, ब से बराही हुआ ना, ब से बराही, ब से बायां, ठीक है। तो बराही लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी, बताइए, किशोर से किशोर। दाएं से दाएं और खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। याद करने का ट्रिक है, ब से बराही हुआ ना तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ब से बराही, ब से बाएं से दाएं, और जब खरोष्टी का बात करेगा तो दाएं से बाएं लिखा जाएगा। बराही का बात करें तो बाएं से दाएं, और खरोष्टी का बात करें तो दाएं से बाएं लिखा जाता था, ठीक है। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख जो है ना किस भाषा में लिखा गया था? प्राकृत भाषा में है। आगे है, अब अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था और कब पढ़ा था, बताइए। अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को हाँ, अशोक के अभिलेखों को उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जो है 1837 में ना जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बोल रहा है बिंबिसार। बिंबिसार हरेक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार मगध की गद्दी पे 544 ईसा पूर्व में, मतलब बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बैठा था। बताइएगा कि हरेक वंश का संस्थापक कौन था, उसने गद्दी पे कब बैठा था? मगध की गद्दी पे क्या होगा? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, ये मगध की राजगद्दी में 544 ईस्वी पूर्व में। हरेक वंश का संस्थापक था ना बिंबिसार था, ठीक है। हरेक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। वो जो है ना मगध की गद्दी पे 544 ईसा पूर्व में, मतलब जो ना बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बैठा था। याद रखिए, हरेक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। दूसरा क्वेश्चन आया कि उसने गद्दी पे कब बैठा? मगध की गद्दी पे, तो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठा था। अगला बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था? बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो क्या होगा? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ब से बिंबिसार, ब से बौद्ध धर्म। आगे बोल रहा है, यह प्रथम भारतीय राजा था, मतलब बिंबिसार जो था वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पे बल दिया था। उसे वह कौन सा प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पे बल दिया था? तो कौन होगा? बिंबिसार होगा। आगे आगे बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यह कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, उसका जन्म कब हुआ था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जो ना 345 ईसा पूर्व में हुआ था। हाँ, तो मौर्य वंश का जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, मौर्य वंश का संस्थापक का जब बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? तो जस्टिन ने कहा था, अभी ऊपर भी पढ़े थे। हाँ, तो जस्टिन ने, इसने कहा जस्टिन है, जस्टिस नहीं है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, ठीक है। अब इधर आइए, क्वेश्चन नंबर बताइएगा कि 14 है। बताइए गर्म पानी के स्रोत कहाँ हैं? बताइए गर्म पानी के स्रोत। राजगिरी। हाँ, राजगिरी में है। हाँ, तो गर्म पानी के स्रोत जो है ना कहाँ है? तो राजगिरी में है। गर्म पानी के स्रोत राजगिरी, मध्य की राजधानी में स्थित राजगिरी के ब्रह्मकुंड बिहार का सर्वाधिक उष्ण जलकुंड, जिसका जल का तापमान 87 डिग्री होता है, ठीक है। तो गर्म पानी के जो स्रोत है ना राजगिरी, मगध की राजगद्दी पे स्थित राजगिर में ब्रह्मकुंड बिहार का सर्वाधिक उष्ण जलकुंड है, जिसका जल का तापमान कितना होता है? 87 डिग्री होता है, ठीक है। आगे है बिहार में प्रमुख उष्ण जलकुंड जो है ना, मतलब गर्म जलकुंड कौन कौन है उसके बारे में दिया हुआ है। तो राजगीर नालंदा में क्या है? तो सूर्य कुंड है, नानक कुंड है, गोमुख कुंड है, मखदूम कुंड है। तो बताइए कि राजगीर में कौन कौन कुंड है? एक और है सप्तधारा, सप्तधरवा कुंड। बताइए कौन कौन कुंड है? हाँ, तो याद रखिएगा ना कि राजगीर में कौन कौन जब कुंड, नानक कुंड कहाँ है? राजगीर में। मखदूम कुंड कहाँ है? राजगीर में। सूर्य कुंड कहाँ है? राजगीर में। गोमुख कुंड कांडा। हाँ, मुंगेर में कौन कौन कुंड स्थित है? मुंगेर में लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है। मुंगेर का सबसे गर्म कुंड है, याद रखिएगा, पूछेगा ना कि मुंगेर का सबसे गर्म कुंड कौन सा है? तो लक्ष्मण कुंड है। 62 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है यहाँ पे। लक्ष्मीश्वर कुंड कहाँ है? मुंगेर में है। जन्म कुंड कहाँ है? मुंगेर में है। सीता कुंड कहाँ है? मुंगेर में है। रामेश्वरम कुंड कहाँ है? मुंगेर में है। पंचतन कुंड कहाँ है? मुंगेर में है। भीम कुंड मुंगेर में है। ऋषि कुंड मुंगेर में है। सिंगार कृषि कुंड
मुंगेर में है। भरारी कुंड कहाँ है? मुंगेर में है। बताइए कि मुंगेर में कौन कौन कुंड है, बताइए। मुंगेर में लक्ष्मण कुंड है, मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड है, ये जो 62 डिग्री सेल्सियस है। फिर लक्ष्मीश्वर कुंड है, जन्म कुंड है, सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, पंचतर कुंड है, भीम कुंड है, ऋषि कुंड है, श्रृंगार ऋषि कुंड है, भरारी कुंड है। हाँ, ये सब जो है ना, ये मुंगेर सब मुंगेर में स्थित है, ठीक है। अब गया में एक ही कुंड है ना, अग्नि कुंड, ठीक है। गया में अग्नि कुंड है। हाँ, अग्नि कुंड कहाँ है? तो गया में है। लक्ष्मण कुंड जो है ना, मुंगेर के सबसे गर्म जल कुंड है ना। हाँ हाँ, आगे है ना नारी कुंड कहाँ है? भरारी कुंड। भरारी कुंड मुंगेर में है। भरारी कुंड मुंगेर में है। अभी तो पढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? एक छोड़ दिए, अग्नि कुंड गया में छोड़ दिए। बोले नहीं, अग्नि कुंड गया नहीं बताए हैं। तेरा ध्यान किधर है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा? पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। तो बताइए, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के जो साक्ष्य है ना, वो कहाँ से मिलता है? तो क्या होगा? सिंधु सभ्यता। हाँ, वृक्ष पूजा जो है ना, वृक्ष पूजा शिव पूजा के साथ जो है सिंधु सभ्यता से मिलता है। आगे बोल रहा है सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। तो सिंधु सभ्यता में क्या है? मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक क्या है? प्रचलित है। तो पूछेगा ना, क्वेश्चन देगा कि मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक किस सभ्यता में प्रचलित है? तो क्या होगा? सिंधु सभ्यता में प्रचलित है, ठीक है। आगे बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने किया था? तो क्या होगा? दयाराम साहनी 1921 में। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ना 1921 में जो है, नाम ने है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। आगे बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक जो है ना एवं कांस्य कालीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा है? तो प्रागैतिहासिक एवं कांस्य सभ्यता है, ठीक है, कांस्य कालीन। ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता बोलेगा तो कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। हाँ, आगे बोल रहा है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी ना, भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि जो है ना, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भाव लिपि जो था ना, लिपि वो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाईं, ठीक है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो वही बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो भाव चित्रात्मक था। यह लिपि दाएं से बाईं लिखते थे। जब अभिलेख एक से अधिक होता था पंक्ति, तो उसमें पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। पहली दाईं से बाईं, फिर दूसरी बाईं से दाईं। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा हम लोग लिखते हैं, हाँ हाँ, दाएं से बाईं, हम लोग दाएं से बाएं लिखते हैं। हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है। हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है। हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। और उसमें दाएं से बाएं, पहले स्टार्टिंग में ना मुस्लिम जैसा लिखते, पहले स्टार्टिंग में वो लिखता था दाएं से बाएं, मुस्लिम लोग लिखिएगा दाएं से बाएं। और उसके बाद जो है ना, जब ज़्यादा होता था ना, फिर क्या होता था? फिर दाएं से बाएं लिखता था। पहले दाएं से बाएं, फिर जो है फिर बाएं से दाएं। ब्राह्मणी लिपि लिखते हैं। अच्छा, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विनाश के लिए गीढ़ पत्ती अपनाई थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विनाश के लिए गीढ़ पत्ती अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल क्या था? तो क्या होगा? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता का जो मुख्य फसल था ना, वो गेहूं और जौ था, ठीक है। और सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। पूछेगा कि सैंधव वासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। शहद का प्रयोग करते थे। और पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। तो पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति जो है ना, सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। बताइए, युद्ध का देवता, वर्षा का देवता किसको बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं, ठीक है। इंद्र, युद्ध का देवता, वर्षा का देवता किसको बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं। अगला है वरुण। वरुण जो है ना, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता कौन सा है? तो वरुण है, ठीक है। और समुद्र का देवता किसको बोलते हैं? वरुण को बोलते हैं, समुद्र का देवता। विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक और ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता कौन है? वरुण ही है, ठीक है।
तो वरुण बहुत प्रसिद्ध है। वरुण जो है ना, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता वरुण, समुद्र का देवता वरुण, विश्व के नियामक एवं शासक तो वरुण, सत्य का प्रतीक तो वरुण, और ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता तो वरुण है। ठीक है, पूछे हुए हैं। हाँ। आगे बताया कि विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कौन है? विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु है। नहीं बोलते हैं विश्व में संरक्षक पालनकर्ता कौन है? विष्णु भगवान है, जो सबके रूप है, राम भगवान और ये सब ब्रह्मा विष्णु। अगला है ना, देवता एवं मनुष्य के जीवन मध्यस्थता कौन है? अग्नि। कृष्ण। हाँ, अग्नि। हाँ, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता बोलेगा तो अग्नि है। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु, और देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ तो अग्नि। और बोले आकाश का देवता जो है ना, सबसे प्राचीन किनको बोला जाता है? आकाश का देवता धौ को। हाँ, धौ को। और वनस्पति का देवता किसको बोलते हैं? सोम को बोलते हैं। सोम। वनस्पति का देवता सोम को बोलते हैं। प्रगति एवं उत्थान का देवता किसको बोलते हैं? उषा को बोलते हैं। ठीक है, उषा को बोलते प्रगति हैं। एवं उत्थान का देवता उषा को। विपत्तियों को हराने वाला देवता किसको बोलते हैं? अश्वनी को। अश्विन को। हरने वाला देवता अश्विन को। हाँ, विपत्तियों को हरने वाला देवता अश्विन को। और पशुओं का देवता बोलेगा तो पशु, प से पूषण। पूषण। हाँ, पशुओं का देवता तो पूषण को बोलते हैं। आंधी तूफान का देवता किसको बोलते हैं? मरुद को बोलते हैं। आंधी तूफान का देवता किसको बोलते हैं? तो मरुद को बोलते हैं। अब रहने दीजिए यहीं तक। हाँ, 16 से कल पढ़ेंगे। 16 से कल पढ़ेंगे।